नेपाल ने लगभग एक दशक तक डेमोक्रेसी लाने के लिए मोनार्की के अगेंस्ट जंग लड़ी। लोग सड़कों पर उतरे, 10 साल से ज्यादा लड़ते रहे जिससे उस देश के अंदर लोकतंत्र आ जाए, और इवेंचुअली 2008 में लोकतंत्र आ भी गया एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। आज नेपाल फिर से जल रहा है, लेकिन कारण बिल्कुल उल्टा है। इस बार लोग डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं, मोनार्की को वापस लाने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वही आज का हमारा यह मुद्दा रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। नेपाल में चल रही प्रोटेस्ट को लेकर हमारे इस वीडियो के अंदर हम फुल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह कोई प्लान्ड प्रोटेस्ट है या ये नेचुरली लोग डेमोक्रेसी के अंदर रहने के बाद उससे फेडअप हो चुके हैं। जो फॉर्मर किंग हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो आखिर सड़कों पर आगजनी करते हुए क्यों दिख रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाते हुए क्यों दिख रहे हैं, मीडिया पर अटैक करते हुए क्यों दिख रहे हैं, वही हमारा इस वीडियो के अंदर मेन सेंटर और कोर रहने वाला है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओवर 100 प्रो किंग प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड। 100 से ज्यादा प्रो मोनार्कियल प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है वेंडलिज्म के लिए, आगजनी के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को इंजर करने के लिए, जिसमें पुलिस पर्सनल्स भी इन्वॉल्व हैं और एक मीडिया पर्सनल की भी जान जा चुकी है। 2 काठमांडू के अंदर ऑलरेडी मर चुके हैं। नेपाल मोनार्की के रिटर्न की जो डिमांड चल रही है, काफी ज्यादा जो लॉयलिस्ट हैं, जो रॉयल मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें भी आपको इंजरी देखने को मिली है। ऑल्दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उनको भी आपने इंजरी होते हुए देखी है। तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट अस डू नॉट नीड टू टेक अ साइड कि कौन सही है कौन गलत है। हम बस ऐसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, रीजन क्या है। अगर आपको यहां लास्ट लाइन देखने को मिल रही होगी, तो रीजन जो बताया जा रहा है इस प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट का, वो ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस है नेपाल के अंदर, जो लोगों की इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, साथ के साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है आपको, ये मेन मुद्दा बताया जा रहा है जिसकी वजह से नेपाल की जनता खुश नहीं है। और इस नेपाल की जनता में जनरली आपको वो लोग देखने को मिलते हैं जो किंग ज्ञानेंद्र शाह, जो फॉर्मर किंग थे नेपाल के, उनको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। राइट। अब इस प्रोटेस्ट का रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया है, अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस, पहले पुलिस डिप्लॉय की गई थी, लेकिन उस पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट में एटलीस्ट 53 पुलिस वाले इंजर्ड हो चुके हैं। फिर वापस से सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी को डिप्लॉय किया गया, जिससे इन प्रोटेस्टर्स को रोका जा सके, पब्लिक ऑर्डर को वापस से रीस्टैब्लिश किया जा सके, अपहोल्ड किया जा सके, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जिनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिन पर आग लगाई जा रही थी, उनको सेफगार्ड किया जा सके। कर्फ्यू इन्फोर्स कर दिया गया है ऑन मल्टीपल प्लेसेस, जहां भी आपको इस चीज के इंसिडेंट्स, इस चीज का जो बेसिकली इंसिडेंट्स है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, उन लोकेशंस में आपको कर्फ्यू भी इंपोज होता हुआ दिख जाता है। कंसर्न ये है कि इनिशियली ये प्रोटेस्ट जब आई थी तो ये बोला गया था दिस वुड बी अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी पब्लिक एसेट को, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन एकदम से वॉयलेंट एक्शंस आपको राइज होते हुए दिखते हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होता हुआ दिखता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती हुई दिखती है, सिक्योरिटी पर्सनल्स पर अटैक होते हुए दिखते हैं। ऑफिशियल स्टैंड ये है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को कंडम करती है, वो किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट में सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बेबुनियाद है। जिस चीज के लिए आप कई सालों तक लड़े, जिस डेमोक्रेसी के लिए आप कई सालों तक लड़े, उसे हटाकर अभी 2015 में नेपाल का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसे हम परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 2008 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद से ही अभी टोटल 10 ईयर्स हुए हैं। 10 साल के अंदर आपने दशकों की जो आपकी प्रोटेस्ट थी उसको साइडलाइन करके वापस मोनार्की की तरफ मूव कर रहे हो। तो जो 16,000 लोगों की जानें गई उस प्रोटेस्ट के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उनको भी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, वो भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका सेक्रीफाइस है, वो भी आपको वेस्ट होता हुआ दिख सकता है। अब इन इंसिडेंट्स में इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी, जो भी आपको मेन कल्प्रिट दिखेंगे उनको पकड़ा जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपसे बोला कि जो प्रो मोनार्कियल प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से 100 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। एक टेलीविजन कैमरामैन अनफॉर्चुनेटली मारा जा चुका है जब एक बिल्डिंग में प्रोटेस्टर्स द्वारा आग लगा दी जाती है। उसके अलावा प्रेस फ्रीडम कंसर्न्स, मीडिया को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मीडिया आउटलेट्स और प्रेस व्हीकल्स को जलाया जा रहा है, वेंडलाइज किया जा रहा है। जो जर्नलिस्ट हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, बदव्यवहार किया जा रहा है।
और दोनों लॉ एनफोर्समेंट और प्रोटेस्टर्स दोनों ही मीडिया को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। तो इसमें केवल प्रोटेस्टर्स की गलती नहीं है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी मीडिया को उस टाइम पे बोल रहे हैं कि यहां से चले जाइए, जिससे पब्लिक ऑर्डर को बेटर तरीके से मेंटेन किया जा सके। दूसरी चीज, कवरेज चैलेंज एक ये भी है कि प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये बायस कवरेज चल रही है मीडिया द्वारा। उनका मानना है कि वो पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को वैंडलिज्म की तरह दिखा रहे हैं। जो उनका मेन कंसर्न है, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कंसर्न्स, उसको मीडिया में शोकेस नहीं किया जा रहा, इसलिए प्रोटेस्टर्स भी मीडिया से ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। अब ये नेपाली प्रोटेस्ट चल क्यों रही है, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की जरूरत है। 2001 में ज्ञानेंद्र शाह, जो फॉर्मर किंग थे नेपाल के, उन्हें राजा बनाया गया। उससे पहले उनकी मेजोरिटी ऑफ द फैमिली को उन्हीं के घर पे शॉट डाउन करके मार दिया गया था एंड इवेंचुअली ज्ञानेंद्र शाह को राजा बनाया गया, लेकिन उनके हाथ में वो बहुत ज्यादा पावर नहीं थी। ही वाज जस्ट अ सेरेमोनियल हेड, में कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स थी उनके हाथ में बस। 2005 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में ले ली और मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया। इसके बाद आपको नेपाल में एक ह्यूज प्रोटेस्ट होता हुआ दिखा, जिसमें कई लोगों की जान गई और ज्ञानेंद्र शाह के अगेंस्ट आपको मेजोरिटी अपोजिशन बनती हुई दिखी। मजबूरन 2008 में ज्ञानेंद्र शाह को अपनी पावर छोड़नी पड़ी और आप एक डेमोक्रेसी की तरफ मूव करते हैं और ऑफिशियली 2008 के अंदर नेपाल से मोनार्की खत्म हो गई। राइट, यहां तक थी 2008 की कहानी। उसके बाद से ज्ञानेंद्र शाह बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन 19 फरवरी 2025 इस दिन नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी डे बनाया जाता है। उस टाइम पे ज्ञानेंद्र शाह, जो फॉर्मर किंग हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है, जिसके बाद से ये पूरा एंगल स्टार्ट होता है। वैसे तो किंग ज्ञानेंद्र शाह जो हैं, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर भी डाली जा सकती है इन सारी प्रोटेस्ट की, इन सारे नुकसान की, ये जो जिनकी आगजनी हुई है, ये जो लोग जिनकी जान गई है, उनको लेकर। एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर क्या लिखा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रोटेस्ट हुई थी, 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, मोनार्की 2008 में अबॉलिश कर दी गई थी और एक हिंदू किंगडम जो एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग द मोनार्की वो भी साइडलाइन कर दिया गया था और एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट आपने एस्टेब्लिश कर दिया था। नेपालीज आज की डेट में करप्शन को ब्लेम कर रहे हैं। 2015 में जब से परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद से जैसे नेपाल फंक्शन करता हुआ दिखता है, तब से नेपालीज का मानना है कि करप्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लोगों की इकोनॉमिक स्ट्रगल्स बढ़ चुकी हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, इस वजह से आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और काफी ज्यादा अपोजिशन देखने को मिल रही है प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आपको फंक्शन करती हुई दिखती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली रिटर्न ऑफ मोनार्की की डिमांड्स राइज होती हुई दिख रही हैं। जो प्रो रॉयलिस्ट मूवमेंट है, ये प्रो रॉयलिस्ट को आप प्रो मोनार्कियल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ये रिटर्न ऑफ ज्ञानेंद्र शाह की बात कर रहे हैं, जिनकी आपको मैंने अभी बात बताई, जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी। ये नेपाल के लास्ट रेनिंग मोनार्क थे और अभी भी इनकी काफी ज्यादा लॉयल फॉलोइंग देखने को मिल सकती है नेपाल के अंदर। आगे ज्ञानेंद्र शाह जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 में इनकी मोस्ट ऑफ द फैमिली को शॉट डाउन कर दिया गया था, उसके बाद इनके पास पावर मिली, लेकिन इनके पास कोई मेजर एग्जीक्यूटिव पावर या मेजर पावर नहीं थी। 2005 में इन्होंने एब्सोल्यूट पावर सीज करी, पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया और स्टेट ऑफ इमरजेंसी बेसिकली डिप्लॉय करके पूरी तरीके से आर्मी द्वारा कंट्री को रन करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैसिव प्रोटेस्ट जब होने लगी तो फाइनली 2008 में इन्हें अपनी पावर छोड़नी पड़ी और उसके बाद से पार्लियामेंट ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया। 2006 में ही इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया था और 2008 में हमारे यहां मतलब नेपाल के अंदर आपको इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आता हुआ दिख जाता है। अब क्या सिचुएशन है, ये जो हुआ क्या ये वेल प्लान था? जैसे मैंने आपसे बताया कि वैसे तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन 19 फरवरी को डेमोक्रेसी डे को उन्होंने कहा था, इट इज टाइम फॉर एक्शन टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ नेशन एंड प्रिजर्व आवर यूनिटी। I call on all citizens to join us in striving for Nepal's prosperity and progress. आसान भाषा में इसको किसी भी तरीके से ये तो नहीं बोला जा सकता कि ये भड़काऊ भाषण है या फिर वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन जो प्रो मोनार्कियल लोग हैं, जो प्रो रॉयलिस्ट लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इससे इंपैक्ट हुए। उन्होंने सोचा कि शायद ज्ञानेंद्र शाह को वापस लाने का टाइम आ चुका है और जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसको भी पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता कि इसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग की गई थी, ये बिना प्लानिंग के नहीं किया गया है। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज है पोलराइजेशन। अब आपने नेपाल को एक सेक्युलर स्टेट बना दिया है तो बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास भी राइट्स हैं। इससे पहले मोनार्की एक हिंदू किंगडम था, नेपाल एक हिंदू किंगडम था। जब अगर वापस से आप मोनार्की वापस लाते हो तो फिर से वो सेक्युलरिज्म वाला एस्पेक्ट साइडलाइन होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से आपको पोलराइजेशन के रिस्क भी बढ़ते हुए दिखेंगे। ये जो रिलीजियस और मोनार्किस्ट रेटोरिक हैं
ये सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड करने में सक्षम है और सोसाइटी को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हैवी हैंडेड टैक्टिक्स अगर गवर्नमेंट अपनाती है, अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है प्रोटेस्टर्स को या इस तरीके के हथकंडे अपनाती है जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो हो सकता है कि रॉयलिस्ट और ज्यादा सपोर्ट गेन कर सके और लोग रॉयलिस्ट या प्रो मोनार्कियल लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो काफी कॉशियसली और प्रिकैरियस तरीके से नेपाली गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा जिससे और ज्यादा लोग उसके अगेंस्ट ना होते हुए दिखें। साथ के साथ जो फॉर्मर किंग जो ज्ञानेंद्र हैं, उनका एक जनरली ये बोला जाता है कि फॉर्मली तो उन्होंने कुछ एंडोर्स नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली बोला जा सकता है कि उनका सिंबॉलिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो किसी भी तरीके से डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनका अगर ज्ञानेंद्र शाह को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो इस मूवमेंट को और ज्यादा या इस डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है नेपाल के अंदर। तो ज्ञानेंद्र शाह को जितना ज्यादा दूर रखा जाए उतना ज्यादा बेहतर है। अगर उन्हें आप किसी भी तरीके से स्टेक होल्डर बनाते हो तो ये प्रो मोनार्किस्ट या जो प्रो रॉयलिस्ट लोग हैं उनके लिए एक जीत की तरह देखा जाएगा, जो डेफिनेटली नेपाल की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। डायलॉग की जरूरत है। एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी लीडर्स को साथ में मिलकर एडवोकेट करना चाहिए कि रेदर देन प्रोटेस्टिंग या उन्हें सप्रेस करने की जगह हम एक नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन प्री कंडीशन यह है कि अगर आपने डेमोक्रेसी हटाने की बात की है तो वो किसी भी तरीके से डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगर आपको इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हैं, अगर आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दिक्कत है, करप्शन से दिक्कत है, इस पर डिस्कस किया जा सकता है, इन्हें रिजॉल्व करने की बातचीत की जा सकती है। कुछ लोगों ने यह भी बोला है कि एक नेशनल रेफरेंडम कंडक्ट कराया जाए की आइडेंटिटी इश्यूज को लेकर, जिससे प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसे इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और पॉसिबल हो सकता है कि इसमें भी जब आप करप्शन के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसको बहुत ज्यादा रेलेवेंट ना माना जाए, इसकी जो वैलिडेशन है वो शायद गवर्नमेंट प्रोवाइड ना कर पाए या इसे जस्टिफाई ना कर पाए। तो ये बहुत सारी चीजें नेपाल में आपको होती हुई दिखी हैं। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे इसमें कोई डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे नेपाल की पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आते हैं, इस प्रोटेस्ट में कुछ बदलाव आते हैं, मैं वो न्यूज़ आप तक लेकर आता रहूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ चहल एकेडमी पर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।